गन्स फायर कर रहे थे एयर में हमें डराने के लिए। तो और हमें ऐसा लग रहा था कि ये तो अगर हमें बॉर्डर ही नहीं क्रॉस करने देंगे तो हम एम्बेसी तक कैसे पहुंच जाएंगे हम लोग। बट फाइनली उन्होंने हमें एक रात तड़पाने के बाद फिर पूरा दिन हमको रोड पे बिठा के रखा। उसके बाद उन्होंने हमें शाम को बॉर्डर क्रॉस करने दिया मुझे। फिर हमने बॉर्डर वहाँ पे क्रॉस किया, सेकंड चेक पॉइंट पे पहुँचे। तो सेकंड चेक पॉइंट और थर्ड चेक पॉइंट पे लड़कों को तो आगे ही नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, उनको लाइन में खड़ा रखा हुआ है। और लड़कियों को अगर प्रायोरिटी देके आगे भेज रहे हैं तो लड़कियां सेफ ही नहीं है आगे जाके, क्योंकि लड़के इतना ज़्यादा, जो दूसरी कंट्रीज़ के लड़के हैं, अफ्रीकन लड़के या दूसरे लड़के, वो लोग इतना बुरा कर रहे हैं। उन लोगों ने दारू पी हुई है, ड्रग्स पी हुई है, लड़कियों के ऊपर गिर रहे हैं, उनको छेड़ रहे हैं। और हम लोग एम्बेसी वालों को कॉल कर रहे हैं कि हमें बचा लो, यहाँ से लड़कियाँ रो रही हैं कि बचा लो हमें, हम नहीं बच पाएंगे, हमें मार डालेंगे ये लोग। और फिर एम्बेसी वाले भी बोल रहे हैं कि हम आगे तक आ ही नहीं सकते बच्चे, आप लोग को अपनी ब्रेवरी से आना पड़ेगा आगे। तो हम लोग भी हिम्मत जुटा के, सारी लड़कियां एक साथ हो रही हैं, कोई किसी को टच ना करने पाए, या फिर हम धक्का मुक्की कर रहे हैं कि कोई लड़का हमें ना टच कर पाए। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਦੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। हालात ऐसे थे कि हमें हमारे पास कोई शेल्टर नहीं था, कोई खाने का इंतज़ाम नहीं, कुछ पानी नहीं, कोई रहने की जगह नहीं। हम लोग बस मतलब रोड पे सो के आए हैं बेसिकली। मैं तो रोड पे ही सो के आई हूँ। हमारे पास मेरी फ्रेंड्स, हम लोग सब ऐसे चद्दरें ढूंढ रहे थे रोड पे गिरी हुई जो चद्दरें थी, वो लोग हम ओढ़ के आए हैं यहाँ तक कि हम किसी तरह ठंड से बच जाएं। हमें ऐसा लग रहा था हम ब्लास्ट से नहीं तो कम से कम ठंड से तो मर ही जाएंगे। हालात काफ़ी ख़राब थे, कैसे आए हो? और हालात, और तो हमें 50 किलोमीटर पहले छोड़ दिया बस वाले ने। हम चल के 50 किलोमीटर बॉर्डर तक पहुँचे। बॉर्डर पे जाके हमें लगा कम से कम सोल्जर्स तो हमारा ख्याल रखेंगे, पर वो सोल्जर्स ने भी हमारे साथ इतना बुरा बिहेवियर किया। बच्चों को थ्रेटन कर रहे थे, बच्चों के सामने गन्स वो लोग रीलोड कर रहे थे, वीडियोज़ नहीं बनाने दे रहे थे, फ़ोन नहीं चार्ज करने दे रहे थे, गन्स फायर कर रहे थे एयर में हमें डराने के लिए। तो और हमें ऐसा लग रहा था कि ये तो अगर हमें बॉर्डर ही नहीं क्रॉस करने देंगे तो हम एम्बेसी तक कैसे पहुंच जाएंगे हम लोग। बट फाइनली उन्होंने हमें एक रात तड़पाने के बाद फिर पूरा दिन हमको रोड पे बिठा के रखा। उसके बाद उन्होंने हमें शाम को बॉर्डर क्रॉस करने दिया मुझे। फिर हमने बॉर्डर वहाँ पे क्रॉस किया, सेकंड चेक पॉइंट पे पहुँचे। तो सेकंड चेक पॉइंट और थर्ड चेक पॉइंट पे लड़कों को तो आगे ही नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, उनको लाइन में खड़ा रखा हुआ है। और लड़कियों को अगर प्रायोरिटी देके आगे भेज रहे हैं तो लड़कियाँ सेफ ही नहीं है आगे जाके, क्योंकि लड़के इतना ज़्यादा, जो दूसरी कंट्रीज़ के लड़के हैं, अफ्रीकन लड़के या दूसरे लड़के, वो लोग इतना बुरा कर रहे हैं। उन लोगों ने दारू पी हुई है, ड्रग्स पी हुई है, लड़कियों के ऊपर गिर रहे हैं, उनको छेड़ रहे हैं। और हम लोग एम्बेसी वालों को कॉल कर रहे हैं कि हमें बचा लो, यहाँ से लड़कियाँ रो रही हैं कि बचा लो हमें, हम नहीं बच पाएंगे, हमें मार डालेंगे ये लोग। और फिर एम्बेसी वाले भी बोल रहे हैं कि हम आगे तक आ ही नहीं सकते बच्चे, आप लोग को अपनी ब्रेवरी से आना पड़ेगा आगे। तो हम लोग भी हिम्मत जुटा के, सारी लड़कियां एक साथ हो रही हैं, कोई किसी को टच ना करने पाए, या फिर हम धक्का मुक्की कर रहे हैं कि कोई लड़का हमें ना टच कर पाए। तो हम कैसे तो भी करके हम आगे तक फिर पोलैंड तक पहुंच गए। फिर पोलैंड के बाद तो एम्बेसी ने हमारा ख्याल रखा, उन्होंने हमें होटल में लेके गए, हमें डॉक्टर्स के पास लेके गए, वो लोग हमें वहाँ रखा। उसके बाद हमें इवैक्यूएशन वाली फ़्लाइट में वापस कल आए हैं। तो क्या लगता था, जैसे वहाँ पर ब्लास्ट हो रहे थे तो वहाँ पर आपके जैसे और भी कई बच्चे हैं, तो उनका तालमेल आपसे था?
हाँ, जैसे हम लोग पोलैंड बॉर्डर से क्रॉस किया है, मेरे फ्रेंड्स वो लोग रोमेनियन बॉर्डर पे थे, कुछ फ्रेंड्स स्लोवाकिया बॉर्डर पे थे, तो उन सब का यही हाल था। सिर्फ रोमेनियन बॉर्डर पे भी क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं सोल्जर, स्लोवाकिया के बॉर्डर पे भी नहीं क्रॉस कर, उन्होंने सारे बॉर्डर्स पे बच्चे रोक रखे हैं। और वो लोग एक एक दिन तक बच्चों को रोकते हैं, वहाँ पे बच्चे बीमार हो जाते हैं, उसके बाद वो लोग बच्चों को आगे छोड़ते हैं। परेशान करने के बाद हम लोगों को ऐसा लगता है हमसे बदला निकाल रहे हैं वो लोग। हमें वहाँ रोकते हैं, उसके बाद हमें आगे जाने देते हैं। इतनी स्नोफॉल होती है, उसमें पानी नहीं है, खाना नहीं है, शेल्टर नहीं है, और वैसे ही बच्चे वहाँ पे परेशान हो रहे हैं। तो मतलब और बाकी हम लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं तो बच्चे मिसिंग जा रहे हैं। हम लोग फिर उनको फाइंड करने की, बच्चे खुद ही में सब कुछ कर रहे हैं। तनुश्री, उम्मीद थी जैसे बर्फ वहाँ पर पड़ रही थी, पैदल आप चले थे, गोलीबारी हो रही थी, यूक्रेन आर्मी का रवैया बहुत गलत था, उम्मीद थी कि भारत पहुँच पाओगे सुरक्षित? नहीं, मुझे तो कोई, मेरे को तो लगा था, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे किसी बंकर में घुस के रह जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था या तो मैं ठंडी में मर जाऊंगी या तो सोल्जर्स मुझे आगे नहीं जाने देंगे, मैं मतलब घर नहीं पहुंच पाऊंगी। मुझे एक पॉइंट के बाद ऐसा लग रहा था। तो हम लोग और मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग सोच रहे थे हम बंकर में जाके घुस जाते हैं, क्योंकि एम्बेसी तो हमको आने वाली नहीं है बॉर्डर के पास तक बचाने के लिए, बॉर्डर तक, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करना ही बहुत मुश्किल है। वही सबसे बड़ी बात है, बॉर्डर क्रॉस करना। तनुश्री, अब जैसे आप भारत आ चुके हो, काफ़ी खर्चा करके जो है पेरेंट्स के खर्चा करके MBS पढ़ने गए थे, 3 साल हो चुके थे, अभी भी काफ़ी डिग्री रहती थी, क्या लगता है कि फ्यूचर अब कैसे दे, कितना सिक्योर होगा फ्यूचर अब आपका? फ्यूचर तो बिल्कुल हमारा सिक्योर नहीं है। अगर यूक्रेन में कुछ हो गया, हमारी यूनिवर्सिटी को कुछ हो गया, तो हमारा फ्यूचर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड है। मेरे माँ बाप के पास अब पैसे नहीं हैं आगे पढ़ाने के, और तो हम लोग आगे पता नहीं क्या करेंगे, हमें भी नहीं पता। और बाकी बच्चों का भी सेम ही कंडीशन है, सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से कोई भी हम लोग पे नहीं कर सकता था यहाँ इंडिया का प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस, इसीलिए हम सब लोग बाहर गए थे पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ फ़ीस कम थी हमारी। अब वो देश, पता नहीं उस देश का क्या होगा, तो हमें नहीं पता हमारे फ्यूचर का अब क्या होने वाला है। हम होप कर रहे हैं कि काश बच जाए हमारी डिग्री। भारत सरकार या फिर पंजाब सरकार कैसे रोल देखते हैं, जैसे अभी इवैक्यूएट होकर भारत आ चुके, सरकारों ने कैसे रोल निभाया? स्टेट गवर्नमेंट तो वहाँ पंजाब ने तो मेरे को घर पहुँचने तक कोई हेल्प नहीं की। उन्होंने बस वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा ली मेरे साथ कि बच्चे को हमने रिसीव कर लिया है, बट उसके आगे मैं अपनी खुद की टैक्सी बुक करके घर तक आई हूँ। बाकी के जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की हेल्प की है, उन्होंने भेजा है अपने। मेरी जो फ्रेंड्स हैं वेस्ट बंगाल की, उसकी गवर्नमेंट उसे वेस्ट बंगाल गई है, जो बिहार के हैं वो बिहार तक गए हैं उनको छोड़ने के लिए। तो बाकी पंजाब की गवर्नमेंट ने तो मुझे कोई मतलब हेल्प नहीं किया किसी चीज़ में, तो मैं खुद से घर तक आई हूँ। अभी भी आपके काफ़ी जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, खार्किव और कीव में फंसे हुए हैं, कि कईयों ने हिम्मत करके जरूर जो है बॉर्डर में आ चुके हैं, या पोलैंड या कहीं वार्सो कहीं आ चुके हैं। भारत सरकार को क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि वो अब बाहर तो आ नहीं सकते बंकरों से, क्योंकि गोलीबारी लगातार हो रही है, क्या अपील करना चाहेंगे उनको? अगर एम्बेसी को लग रहा है या भारत सरकार को लग रहा है कि बच्चे खार्किव, कीव, जो भी जगह पे रशियन इन्वेजन हो चुका है वो खुद से बसेस करके पहुंच जाएंगे बॉर्डर पे, तो उनको बहुत गलत लग रहा है, क्योंकि वो नहीं पहुंचने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं जिस जगह से आई वहाँ पे अभी बम्बार्डमेंट स्टार्ट नहीं हुई थी, तब मुझे इतनी परेशानी हुई है पहुँचने में। तो जहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है उनको कितने दिन लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में, ऊपर से बसेस नहीं मिल रही हैं। अगर सिटी में कहीं पे अटैक हो रहा है तो वहाँ पेट्रोल मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। अगर पेट्रोल ही नहीं मिलेगा तो बस कहाँ से चलेगी? तो अगर उनको लग रहा है कि बच्चे पहुँच जाएंगे तो उनको बहुत गलत लग रहा है। बच्चे कोई नहीं पहुँचने वाले, सब बच्चे बंकर में फंसे रहेंगे, मेट्रो स्टेशन में फंसे रहेंगे। उनको अगर बच्चों को निकालना है उनको खुद जाना पड़ेगा बसेस करके, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, रशियन आर्मी से बात करके, और बच्चों को निकलवाना पड़ेगा। वहाँ जो हालात सही हुए तो जाओगे आप? हालात सही होंगे तब तो जाएंगे ही हम लोग, क्योंकि हम लोग डिग्री कर रहे हैं, हमने वहाँ पैसे दिए हैं, हम कैसे नहीं जाएंगे? अपना फ्यूचर तो हम बर्बाद नहीं कर सकते ना। एक वीडियो का जिक्र होता जो वायरल हो रही वहाँ, जैसे मारपीट भी की गई थी यूक्रेन आर्मी की तरफ से भारतीय भारतीय, मतलब मेरे सामने तो उन्होंने किसी भारतीय को नहीं मारा था, मेरा बस हाथ पकड़ा था उन्होंने बहुत ज़ोर से, और पर उन्होंने एक अफ्रीकन लड़की को मारा था, और बाकी उन्होंने हमारे सामने गन्स फायर की थी हमें डराने के लिए, और गन रीलोड कर रहे थे, और लकड़ी अपने जो उनके पास डंडे वगैरह कुछ थे उससे वो लोग ऐसे साइड में मार रहे थे बच्चों को कि इधर हो जाओ, साइड हो जाओ। सोल्जर थे। परमात्मा दे घर देर है पर हनेर नहीं, अजिही कोई परेशानी नहीं जिसका कोई हल ना होवे। योधी सम्राट पंडित तुलसीदास जी। मन चाहे प्यार ਲਈ माता पिता ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੋਧਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ।
ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਗੁਪਤ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਪਾਓ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98 147 56 620।